हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सब लोग गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम पढ़ेंगे। एक समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्नेल का नियम ANG इज इक्वल्स टू या 1N2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका डेरिवेशन जो है, प्रूफ जो है, वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में मैंने पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा भी है और मैंने पढ़वाया भी है। ठीक है, यहां पर अगर पृष्ठ उत्तल हुआ या अवतल हुआ, उभरा हुआ चाहे धंसा हुआ, तब हमको वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति है, वस्तु के प्रतिबिंब की जो स्थिति वो कैसी दिखाई देगी, इसके बारे में हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास आए। इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ दो तरीके के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल, यानी एक उभरा हुआ और दूसरा धंसा हुआ। यानी वस्तु उभरे हुए सतह के नजदीक रखी और रखी या धंसे हुए के, ये चीज। तो हम यहां पर डेरिवेशन पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ द्वारा। कौन से पृष्ठ द्वारा? उत्तल पृष्ठ द्वारा। ठीक है भैया, अपवर्तन का सूत्र। उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, मैंने यहां पर लिख दिया। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक हम वस्तु को लेते हैं। वस्तु बिंदु वस्तु है जो इस ओर रखी गई है, ये बिंदु वस्तु। ठीक है, बहुत छोटा सा एक वायु का गोला कह दो, ओ है, सामने रखी गई है और हमको देखना है। एक एक चीज समझिए, हम यहां पर खड़े होंगे और वस्तु हमारी अंदर रखी हुई है, विरल माध्यम में, अगर सघन माध्यम कोई भी हो सकता है। और हम इस पृष्ठ से अगर धसे हुए पृष्ठ से देखें, यानी एक ऐसी सतह लेनी है जो धसा हुआ। ठीक, तो देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? क्लियर है बात? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इधर खड़े हैं, इधर खड़े हो जिस ओर वस्तु है, तो वस्तु पर प्रकाश डालेंगे और उभरे हुए सतह में देखेंगे कि वो कैसी दिखाई देती है। ये चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहां पर वस्तु रखी गई है, अब वस्तु यहां पर है, तो प्रकाश हम किस पर डालेंगे? वस्तु पर डालेंगे, तभी तो हमको गोलीय पृष्ठ से वो दिखाई देगा। हम प्रकाश वस्तु पर डालेंगे तभी वो हमको गोलीय पृष्ठ से दिखाई देगा। तो सबसे पहला प्रकाश हमने जब डाला तो सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें जाएंगी, तो उसमें से एक ये चली गई पी से, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, आर पार निकल गई। ठीक है, पी से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण है तो वो सीधी निकल जाती है। और दूसरा, कुछ एंगल पर हम लेकर के गए, यहां पर आपतित कराया, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये आपतित हुई है उसका कुछ अभिलंब, उस पॉइंट का हम नाम ये दे रहे हैं ए। ठीक है, कितने एंगल पर ये आपतित हुई है? अल्फा, अल्फा एंगल पर हमने इसको आपतित कराया। ठीक है, दो कम से कम होनी चाहिए। अब जो दो आपतित प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती वहां वस्तु होती, और जहां पर ये अपवर्तित या परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती वहां प्रतिबिंब बनता है। तो जिस बिंदु पर आई वो सतह कैसी है, उस बिंदु की सतह कैसी है? गोलीय पृष्ठ है। समतल होता तो एक अभिलंब सीधा खींच देते, लेकिन ये गोलीय पृष्ठ, तो गोलीय पृष्ठ का अगर हमको अभिलंब निकालना है तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, इस गोलीय पृष्ठ का कुछ ना कुछ सेंटर हो, केंद्र होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं इस गोलीय पृष्ठ का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, और वो हमने नाम दे दिया यहां पर है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, इस पॉइंट से हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे यहां से होकर। ये हो गया हमारा अभिलंब। चलिए ठीक है, इतना ही सही। इसका नाम हम दिए दे रहे हैं, ये हमारा सेंटर है सी, ये सेंटर है सी। ठीक है, कितने एंगल पर है ये गामा एंगल पर है, कोई ना कोई एंगल। अब ध्यान से समझिए,
क्या ये प्रकाश किरण जो हमारी आपतित हुई है पी पर, ये क्या सीधी चली जाएगी? सीधी जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि यहां का माध्यम क्या है? यहां का माध्यम विरल और यहां का माध्यम अंदर का क्या है? सघन। माध्यम बदल, ठीक, तो ये सीधी तो जाएगी नहीं। अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, कोई भी प्रकाश किरण है विरल से आकर के सघन में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा, किस ओर झुक जाती है? वो अभिलंब की ओर, ठीक है। तो ये भी किस ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक। और झुक करके यहां कहीं चलेगी। क्या इतना झुकेगी? नहीं, इतना तो झुक ही नहीं पाएगी। ये थोड़ा इतना सब झुक, ठीक है। ये अभिलंब की ओर झुक गई। क्लियर बात भी? चल, क्या ये प्रकाश किरण एक जा रही है सामने, ध्यान से समझिए, एक जा रही है सामने ये वाली अपवर्तित और एक ये वाली अपवर्तित। क्या ये अपवर्तित किरणें आगे कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इनको जब बढ़ाया जाएगा तो ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर क्या बनेगा? इनका प्रतिबिंब बनेगा। इसको थोड़ा इधर किए ले रहे हैं और इसको हम बढ़ाया ले रहे हैं। तो अगर हम ऊपर वाली प्रकाश किरण को बढ़ाएंगे पीछे के डायरेक्शन में, तो ये कहां पर काटेगी? सीधी हो जाए, है ना? अब हुई सीधी, यहां पर। कहां काट रही है? यहां पर बना इसका प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कहां पर बना? यहां पर बना आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए बात, ध्यान से समझिए बात। ये वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश डाला गया, चारों दिशाओं में प्रकाश है, एक सीधी चली गई, ठीक, और दूसरा हमने कुछ एंगल पर आपतित कराया इस पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर जब ये आपतित हुई तो अंदर का माध्यम क्या है? सघन, और बाहर का माध्यम क्या था? विरल। तो ये यहां पर होगा क्या? यहां पर ये रुकेगी, क्यों? क्योंकि यहां पर माध्यम बदला है। क्या बदला है? यहां पर पहुंच करके माध्यम। अगर माध्यम बदला है तो अपवर्तन की घटना होगी, यानी विरल से सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इतना भी ज्यादा नहीं झुकेगी कि आप समझ रहे हैं कि एकदम से झुक ही जाएगी, यहां पर काट देगी, थोड़ा सा झुकेगी, ठीक है भैया। तो ये इधर की ओर थोड़ा सा झुक गई, ये चली गई अपवर्तित किरण। और ये पहली अपवर्तित किरण सीधी ही चली गई थी और ये दूसरी वाली अपवर्तित किरण इधर गई है। कलर चेंज कर दें, चेंज किए दे रहे हैं, ये हमने नाम दे दी दूसरी अपवर्तित किरण, ठीक है भैया। ये दूसरी अपवर्तित किरण है और ये पहली अपवर्तित किरण है। ये दोनों आगे एक दूसरे को कभी काटेंगे? नहीं काटेंगी। और ये दोनों आपतित किरण एक दूसरे को जहां काटती वहां वस्तु, और अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां प्रतिबिंब। क्या ये आगे एक दूसरे को कभी काट पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये अपने आप काट रही है एक दूसरे को? नहीं, इनको मिलाया जा रहा है जबरदस्ती, तो इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है भैया। ये कैसा प्रतिबिंब हुआ? आभासी प्रतिबिंब। हम ऊपर लिखे दे रहे हैं इसको। अब दूरियां लिख देते हैं। जो वस्तु है वो पृष्ठ से कितनी दूरी पर है? u दूरी पर है, ठीक। और जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? v डैश नहीं, v दूरी पर बन रहा है गोलीय पृष्ठ से। और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। सेंटर से इसकी दूरी पृष्ठ। क्लियर है बात ये? अब ये जो एंगल बना है आपका, तो अगर ये एंगल अल्फा, ये गामा, तो इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं बीटा। अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसीलिए यहां पर हमने नाम दे दिया है इसका। तो यहां से एक हम लंब डाल देते हैं,
अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसका नाम हम दिए दे रहे हैं पॉइंट एम, और ये हाइट कितनी है, एच है। ये बन गया हमारा डायग्राम, मेन डायग्राम है, बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम सब लोग यूज में, अब एंगल को देखते हैं हम सब लोग। एंगल क्या है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कौन से कोण से नाम, किस कोण के नाम से जानते हैं, आपतन कोण से, या फिर आप ऐसे भी आपतन कोण कह दीजिए। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, इनके बीच कौन सा कोण बना, आई। और ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण ही तो है, और ये है अभिलंब। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आर। ठीक है भैया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बहिष्कोण का यूज करते हैं। बहिष्कोण डेरिवेशन की शुरुआत, स्टेटमेंट माना एसपीएस डैश, बहिष्कोण बराबर होता है सम्मुख अंतः कोणों का योग। पहले ये लिख लेते हैं फिर बताते हैं स्टेटमेंट। सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग। कोणों का योग। हो गया, ये फार्मूला याद रखिएगा यार। तो बहिष्कोण इसमें कौन सा, त्रिभुज ध्यान से देखिए कौन सा ले रहे हैं। बाहर कौन कौन से, एक अगर ये त्रिभुज लिया जाए, ये त्रिभुज, तो इसमें ये एक त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक, इसमें बाहर वाला कोण कौन है, आई, और अंदर के दो कोण कौन से हैं, इसके सामने वाले, जो बाहर वाला कोण लिया उसके दो सामने वाले कोण अल्फा और गामा है। तो आई बराबर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस गामा। ठीक, अब दूसरा फिर से बहिष्कोण लेते हैं। ये कौन से त्रिभुज में लिया गया है, त्रिभुज ओ ए सी में। कौन से त्रिभुज में, ओ ए सी में, ये हमने यहां पर। ठीक है, अब दूसरा बहिष्कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग फिर से लगाएंगे, लेकिन ये किस त्रिभुज के लिए लगाएंगे हम लोग, ये हम लगाएंगे त्रिभुज ये वाला। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बड़ा वाला इधर से त्रिभुज देखिए, इसमें आर बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक वो त्रिभुज लेना है जो आई बना है, एक वो त्रिभुज लेना है जिसमें आर बने। तो आर और ये वाला आई ए सी, कौन सा त्रिभुज है ये, आई ए सी। ठीक, बहिष्कोण कितना है की बार, आर है, और सम्मुख अंतः कोण कौन से हैं, एक तो बीटा है और दूसरा कौन सा है, ये बाहर वाला त्रिभुज। ध्यान से देखो, बाहर वाला त्रिभुज, अंदर भूल जाओ, अब बड़ा वाला त्रिभुज देखो, एक तो बीटा दूसरा गामा। ठीक, अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम। कौन सा नियम, स्नेल। बाकी और कोई रूल पता नहीं है, स्नेल का नियम यहां लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है जहां को जा रहा है प्रकाश उसका अपवर्तनांक यानी n2, और जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक यानी n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, साइन थीटा को लगभग लगभग थीटा ही मान लेंगे। साइन थीटा को क्या मान लेंगे, लगभग लगभग थीटा। क्लियर है बात, वही रूल, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या कह दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे, बात वही, एंगल बहुत छोटे होंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आई अपॉन आर। अब मान रख दो आई और आर के, तो n2 अपॉन n1 बराबर, n2 अपॉन n1 बराबर
आई अपॉन आर, आई कितना है तुम्हारे पास अल्फा प्लस गामा अपॉन आर कितना है तुम्हारे पास बीटा प्लस गामा, इनका कैंची गुणा करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर घुमा दे, ले आए, तब यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों को, तो ये कितना आएगा n2 बीटा प्लस n2 गामा बराबर इसका गुणा इधर n1 अल्फा प्लस n1 गामा, गामा एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसको इधर लाओ तो n2 गामा माइनस n1 गामा हो जाएगा और बराबर में ये इधर जाएगा तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, आप चाहो तो इसको चलिए छोड़िए, इन दोनों में कॉमन क्या है यहां पर लिखे दे रहे हैं, गामा कॉमन है, बचा क्या n2 माइनस n1 और ब्रैकेट में इधर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम ले लो बस, ठीक है भैया। अब बचा है हमारा अल्फा बीटा गामा का मान, तो यहां पर हम अल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं इस जगह पर। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला OAM, OAM में अल्फा है और IAM में बीटा है और इस वाले ट्रायंगल में क्या है गामा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर ध्यान से समझिए, ये अगर ट्रायंगल लेंगे अल्फा का मान निकालने के लिए, ठीक, तो 90 अंश के सामने वाले भुजगखंड हमको पता नहीं तो वो लेनी नहीं है, अल्फा के सामने लंब और ये ज्ञात है हमको, भाई OM जो है वो लगभग OP के ही तो बराबर, जितना छोटा ये पृष्ठ होगा, भाई क्या इतना बड़ा पृष्ठ होगा, नहीं, पृष्ठ बहुत छोटा होगा, तो ये पॉइंट बहुत नजदीक होंगे, जब इसकी लंबाई इतनी हुई तो यहाँ अपडेट होगा तो यहाँ पर आ जाती किरण, यानी ये लंब, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत नजदीक आ जाते हैं अगर ये द्वारक छोटा होता, और वैसे भी द्वारक छोटा ही है, ये इतना बड़ा तो है नहीं, तभी इसी कारण आपको इतनी डिस्टेंस दिखाई देती है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा लेंगे क्योंकि हमको लंब और आधार पता है, ठीक। तो ये कौन सा ट्रायंगल है OAM, समकोण त्रिभुज OAM में, ठीक। हमको क्या लेना है अल्फा, अल्फा के बराबर हम क्या ले सकते हैं tan अल्फा, बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है अल्फा के सामने लंब AM बटा आधार कितना है, आधार आपका कितना है OM, अगर देखा जाए तो OM लगभग किसके बराबर है OP के, तो AM बटा OP, AM मुख्य अक्ष के ऊपर है तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये प्लस का आएगा, और ध्यान से देखिए प्रकाश जा रहा है बाएं से दाएं, प्रकाश किस ओर जा रहा है और हम P के बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, प्रकाश के उल्टे डायरेक्शन में दूरी ले रहे हैं तो माइनस की आएगी, तो OP दूरी कितनी है U और ये बाएं हाथ है तो माइनस, सेम यही रूल हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में IAM में, तो समकोण त्रिभुज IAM में यही रूल, कलर चेंज कर रहे हैं, बीटा को हम किसके बराबर लगभग लगभग कह देंगे tan बीटा के बराबर, क्योंकि एंगल छोटा है तो tan और sin के मान छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan और sin के मान बढ़ते हैं, बराबर लंब बटा आधार ही होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है बड़े वाले इस वाले त्रिभुज में, लंब थीटा के सामने लंब AM और आधार कितना है IM, AM मुख्य अक्ष के ऊपर वाली भुजा है I, तो AM अपॉन IM को हम क्या लिख सकते हैं IP लिख सकते हैं ना, IP हमें पता, IM तो पता नहीं, ये लगभग लगभग IP के बराबर, तो AM कितना मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, और IP ध्यान से देखना P से दूरी हमेशा ली जाती, तो P के बाएं हाथ जा रहे हैं तो V का मान क्या आएगा माइनस का। अब यही चीज हम सब लोग इस वाले ट्रायंगल में गामा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा बीटा गामा का मान उठा करके यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये त्रिभुज कौन सा है हमारा CAM, समकोण त्रिभुज CAM, तो ये गामा बराबर tan गामा
बराबर लंब बटा आधार। लंब गामा के सामने वाली भुजा लंब AM, आधार आपका क्या है ये वाला, ठीक है, थीटा के साथ लगी भुजा आधार CM, और CM लगभग CP के बराबर है, तो AM बटा CP। AM मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, CM ध्यान से देखिए CP, P से C दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो R किसका होगा, प्लस का होगा, ठीक है। अब ये मान उठा करके अल्फा बीटा गामा का मान उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, गामा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, गामा n2 माइनस n1 बराबर अल्फा n1 माइनस बीटा n2, यही तो है, ठीक है भाई, बीटा n2 या n2 बीटा। अब ये मान क्या है, अल्फा का मान h अपान माइनस यू, h अपान माइनस वी, h अपान आर, ये मान उठा करके रख दीजिए। गामा का मान कितना है, h अपान आर और ब्रैकेट में n2 माइनस n1 बराबर अल्फा का मान कितना है, h अपान माइनस यू n1, और बीटा का मान कितना है, h अपान माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस, h अपान माइनस वी, तो ये माइनस और v वाला माइनस प्लस हो गया n2, ठीक। h ऊपर से कॉमन लेकर के इस वाले h को खत्म, यानी h से भाग कराने का मतलब। अब आगे यहां पर कितना बचा, n2 माइनस n1 अपान r बराबर यहां पर क्या बचा, n2 अपान v माइनस n1 अपान u, मिल गया आपका डेरिवेशन, हो गया कंप्लीट। अब ये ध्यान से समझिए, नोट में चीजें लिख सकते हैं आप। अगर प्रकाश कहां से कहां जा रहा था, विरल से सघन में, तब का ये फार्मूला, विरल से सघन में, विरल से सघन में, तब का ये फार्मूला। और अगर प्रकाश सघन से विरल में जाता, उल्टा हो जाता, ठीक, तो n1 की जगह पर n2 और n2 की जगह पर n1 आ जाता। ये चीज हम नीचे लिखे दे रहे हैं, n1 की जगह पर n2 और n2 की जगह पर n1, ये n1 अपान v माइनस n2 अपान u, ये भी सही है, लेकिन ये कब के लिए है, जब प्रकाश सघन से कहा जाता है, विरल माध्यम, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब नोट में कुछ चीजें हैं, जैसे पहला कि विरल माध्यम, पहला है विरल माध्यम के रूप में अगर हम वायु ले लें, क्या ले लें, वायु, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। तो अगर विरल माध्यम के रूप में क्या हो जाए, जो विरल माध्यम हमारा है उसके रूप में अगर हम वायु ले, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो उस केस में जो n2 है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, उसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, बस भाई। अगर n1 1 हो गया तो n2 को हम n कह देंगे, भाई n1 बचे नहीं, तो n2 हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो ये मान क्या हो जाएगा आपके पास, ये मान यहाँ पर भी n2 की जगह पर n माइनस 1 अपान r बराबर n2 की जगह पर n अपान v माइनस 1 बटा ये हो गया। इतना करना है, बस थोड़ा सा डायग्राम देखना, बिना डायग्राम के डेरिवेशन आएगा नहीं, बस ये चीज याद रखिए। रटना है तो रटना बहुत आसान, आप 22 कोण लगाइए, आई और आर का मान उठा करके स्नेल के नियम में डालिए, और वहां से अल्फा बीटा गामा का मान ये यूज करके अल्फा बीटा गामा का मान उठाइए और इसी इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका, कुछ करने नहीं। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बेहतरीन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक कांच का गोला वायु में स्थित, ठीक। आगे गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेमी दूर है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा। तो ध्यान से समझिए, ये 5 सेमी त्रिज्या का एक वायु बुलबुला है, ठीक है, कांच का गोला है ना, हाँ कांच का गोला कहां पर स्थित है भैया, वायु में स्थित है।
तो ये किस माध्यम में है इस समय? वायु में। और वायु में है तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? वायु में है तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? ये वायु में है तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1। ठीक, जहां पर, और इसी के अंदर ध्यान से समझिए, 5 सेंटीमीटर जो कांच का गोला है, इसी के अंदर एक वायु का बुलबुला है जो सेंटर से कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये वायु का एक बुलबुला है आपका, ये वायु का एक बुलबुला है छोटा सा। ठीक, और हमको देखना है जो इसके नजदीक, इस बुलबुले के नजदीक वाला पृष्ठ कौन सा है? ये वाला है कि ये गोलीय पृष्ठ? तो ये वाला है। इसके नजदीक वाले पृष्ठ से देखेंगे तो ये बुलबुला हमको कैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो वस्तु का काम कौन कर रहा है? ये वायु का बुलबुला। और हम देखेंगे किस पृष्ठ से? इधर वाले नजदीक वाले पृष्ठ से। वो तो दूर वाले से कहता तो उधर से देखते। तो बुलबुले के नजदीक ये पृष्ठ है तो इधर से हम देखेंगे, इस बुलबुले को देखेंगे तो हमको दिखाई कहां देगा? ये ऊपर दिखाई देगा या नीचे दिखाई देगा? कितना अंतर आएगा अपवर्तन के कारण, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पृष्ठ का काम कौन करेगा? ये वाला हमारा पृष्ठ है। तो ये हमारा एक पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हो गया? हो गया ना? अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु कहां पर है? जहां वस्तु अंदर है, जो कांच है उस कांच के अंदर वस्तु। ये कैसा माध्यम है? कांच। कांच है तो जहां वस्तु होती है वो N1 होता है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है? कांच का अपवर्तनांक 1.5। और जहां इसके बाहर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। तो वस्तु जहां पर होती है वो N1 हो जाएगा माध्यम, वस्तु जहां पर होती है वो N1 हो जाएगा, उसका अपवर्तनांक N1, और जो बाहर वाला उसका अपवर्तनांक N2। क्लियर बात? तो बाहर कैसा माध्यम है? वायु, तो उसका अपवर्तनांक हम वायु से देख रहे हैं ना खड़े होकर के, और अंदर कांच के अंदर एक वायु का बुलबुला है उसको देख रहे हैं। बुलबुला चाहे जैसा हो, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमको मतलब किससे है? अंदर के माध्यम। ठीक, और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर दूरी पर। अब हमेशा दूरी कहां से ली जाती है? दूरी ध्रुव से ली जाती है। तो इस पृष्ठ का ध्रुव कौन है? ये है, तो दूरियां यहां से लेंगे। तो ये वस्तु है O, और वस्तु O की ध्रुव से दूरी क्या है? यानी ये दूरी U है ना। तो इस U का मान कितना आएगा? त्रिज्या कितनी है भैया? त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा r हो गया। और वस्तु की दूरी कितनी है? तो ये दूरी कितनी है? सेंटर से 2 सेमी की दूरी पर है, तो ध्रुव से कितनी दूरी बची है? 3 दूरी 3 मीटर 3 सेंटीमीटर। ये दूरी 5 है और ये वाली दूरी हमको चाहिए, तो ये दूरी कितनी है? 2, तो ये कितनी बची? 3। 5 - 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमको देखना किसको है? वस्तु को देखना है। तो अगर वस्तु को देखना है तो हम प्रकाश किस पर डालेंगे? वस्तु पर डालेंगे। तो सब प्रकाश वस्तु पर पड़ करके चारों दिशाओं में जाएगा। तो पहला किस दिशा में जाएगा? हमने ध्रुव की ओर भेजा, जो बिना विचलित हुए सीधी चली गई। और दूसरा हम यहां पर आपतित कराएंगे इस पृष्ठ पर, जिधर से हम देख रहे हैं। ठीक, इधर से आपतित हुई, इस बिंदु पर आकर के रुक जाएगी, क्योंकि अंदर का माध्यम सघन है और बाहर का माध्यम क्या है? विरल। ठीक है, तो माध्यम बदला तो अपवर्तनांक की घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी, यानी अपवर्तनांक कुछ आएगा। तो कितना आएगा? इस पॉइंट पर आकर के अपवर्तन की घटना निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा अभिलंब। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? अभिलंब का कार्य होता है। ठीक, तो इसमें अभिलंब का कार्य कौन करेगा? इसमें अभिलंब का कार्य आपका करेगा ये। सेंटर से एक रेखा खींच दो, ये कितने अंश का कोण बनाती है? पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये चली गई। तो क्या ये प्रकाश किरण सीधी जाएगी? नहीं, बाहर का माध्यम क्या है? विरल। बाहर का माध्यम विरल और अंदर का माध्यम सघन। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, ये सीधी तो जाएगी नहीं। क्या अभिलंब की ओर झुकेगी? नहीं, अभिलंब से दूर हटेगी। बिल्कुल सही, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी और यहां कहीं पर ले जाएगी, इधर से चली गई, ये इधर चली गई। ठीक, इतना मुड़ गई। क्लियर बात?
तो इतना मुड़ गई, तो ये हो गई पहली अपवर्तित किरण और ये हो गई दूसरी अपवर्तित किरण। क्या ये दोनों एक दूसरे को आगे काटेंगे? नहीं काटेंगे, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये जहां पर काटेंगे वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, यानी यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा। उत्तल पृष्ठ से देखेंगे तो उभरा हुआ और अवतल से देखेंगे तो धंसा हुआ। ठीक है भैया, बस ये चीज याद रखिए। देख किधर से रहे हैं? हम देख रहे हैं धंसे हुए, उभरे हुए से। ठीक, लेकिन अपवर्तन किस पर हो रहा है? धंसे हुए पर। हम देख तो उभरे हुए से रहे हैं, लेकिन अपवर्तन किधर से हो रहा है? धंसे हुए से। ये चीज ध्यान से देखना है। चलिए, फार्मूला वही है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो भैया वैल्यू डालते जाइए। वैल्यू क्या है, कितनी किसकी, ये चीज डालते जाइए बस। चलिए, N2 यानी जहां को जा रहा है प्रकाश, कहां जा रहा है? वायु, उसका अपवर्तनांक कितना है? 1 अपान V ही हमको निकालना है, ये दूरी V है ना, V हमको निकालना है, माइनस N1 यानी जहां पर वस्तु है, कहां से आ रहा है प्रकाश? कांच से, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। ठीक, ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा U क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है? ये वाली। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस आएगा कि माइनस? तो ध्यान से देखिए, दूरियां कहां से ली जाएंगी? ध्रुव से, और प्रकाश आ रहा है इस ओर। प्रकाश इस ओर जा रहा है, दाएं से बाएं इधर जा रहा है ना, इधर की ओर तो प्रकाश जा रहा है। तो हम किधर जा रहे हैं? उल्टे डायरेक्शन में। हम उल्टे डायरेक्शन में, प्रकाश इधर है, हम उल्टे डायरेक्शन में। उल्टे डायरेक्शन में तो चिन्ह माइनस, तो U का चिन्ह माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कितना है? -3, तो ये माइनस माइनस प्लस बराबर N2 यानी जहां को जा रहा है प्रकाश उसका अपवर्तनांक 1, N1 जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक 1.5 बटा R। R कितना आएगा? R ये दूरी है, ये प्लस की माइनस, R है 5। कितनी है? प्रकाश किस ओर आ रहा है? हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। चिन्ह परिपाटी जरूर ध्यान से देखना, बस आंसर आ जाएगा। तो 1/V बराबर, इसको इधर लो, 3 × 3 3 × 5 15, एक अंक आ गया, दशमलव था लगा दो। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना, इधर ऊपर कितना बचा? 1.5 में से 1 गया तो माइनस का बचा 0.5, और नीचे कितना बचा? माइनस का 5, और ये इधर आएगा तो माइनस का 0.5। ये 5 × 5 खत्म, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से कितना बचा? 1, और ये 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5 ही तो बचे, ये 1/V की वैल्यू। अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, ये 0.5 नीचे और V ऊपर, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 1/0.5। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 5 × 5 5 दूनी 10, और V का मान आपका कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया भैया? 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर दूरी तक क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, तो यहां पर एक काम हुआ है, ये 0.1 है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये चीज भैया थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैंसिल आउट तो अच्छा हुआ है, ये घटाएंगे तो बचेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, 0.4, और बाएं ये माइनस का आएगा। ठीक, अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, V बराबर 1/0.4, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा, 2 दूनी 4 2 पंची 10, अब 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है, वो भी माइनस का है, तो V बराबर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर आंसर। तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये कितनी है? 3 है ना, ये टोटल दूरी कितनी है? 3, तो इससे थोड़ा आगे प्रतिबिंब बना, और डायग्राम के हिसाब से आगे। अब थोड़ा एकदम एग्जैक्ट तो डायग्राम बनेगा नहीं, बस थोड़ा सा आगे। ठीक, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और अंदर ही बनेगा वस्तु जिस ओर रखी उसी ओर, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है? सेम। क्लियर बात? ये इसका आंसर हो गया। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर ध्यान से देखना, बाकी और कुछ नहीं। ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो प्रकाश की कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।